हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 ये फुल मॉक टेस्ट 4 है। 100 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के साथ मैं आपको सोल्यूशन भी कराते चलूँगा। आपका काम होगा कि आप भी टेस्ट साथ में लगाते चलिएगा और कितने क्वेश्चन सही किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं डेली देखता हूँ कि आप लोग कितने स्कोर कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 3 सेट इससे पहले हो गया उसका लिंक नीचे दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर कि फरीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। फरीश्वर नाथ जो रेणु है ये किसके लेखक हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल, ये याद रखिएगा, इसके लेखक है। पहले के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो छ ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, ज, झ, या ये सब का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो ये तालव्य हो जाएगा। तालव्य मीन्स की जीभ की जो निचले वाले भाग होते हैं वहीं से इसका उच्चारण स्थान होता है, तालव्य हो जाएगा। ठीक, तो ये तालु जो होता है ना, तालु टच करता है जीभ जाकर ऊपर, च, छ देख कर देखिए, ये आपको थोड़ा जीभ टेढ़ होकर ऊपर जाकर टच करता है, तो वो हो जाएगा। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग वहीं जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगकर शाब्दिक अर्थ बदल देता है। तो प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है जो प्रख्यात में है आपको यूज? तो ख्यात में प्र आ गया है तो वो प्रख्यात बन चुका है। तो यहाँ पर 3 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 के आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि विच्छेद का नाम क्या है। सत्याग्रह में प्रयुक्त जो संधि विच्छेद है, जैसे आ मिलकर आ बन जाता है, ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, ऐसे ही आपको जो ये बनता है, ये जो संधि कहलाता है, ये कहलाता है दीर्घ संधि। ठीक, तो ये याद रखिएगा। सत्याग्रह में जो हो गया है ये आपको सत्य धन आग्रह, अ और अब मिल गया है, सत्य और अ मिल गया है, आ हो गया है सत्याग्रह, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, 4 के आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन से, इसमें से शुद्ध वर्तनी है ये आपको बताना है। जल्दी बोलते हैं ना, जल्दी सर करा दीजिए कोई भी क्वेश्चन। तो जल्दी कैसे लिखा जाता है? तो जल्दी लिखने का तरीका यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक, आंसर हो जाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि साग पात में कौन सा समास है। मैंने बोला था बीच में हाइफन आ जाएगा, जैसे माता पिता भाई बहन पाप पुण्य, ये सभी जो हो जाते हैं ये द्वंद्व समास में आ जाते हैं। इसकी द्वंद्व समास हो जाएगा इसके आंसर। द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण आता है, जैसे चौराहा हुआ, चौ जो आया 4 ऐसे, ठीक, जहां पर 4 आर मिलते हैं, ये सब हो जाता है द्विगु समास। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रसन्न का प्रवाची शब्द क्या है। प्रसन्न है, इसका प्रवाची शब्द बताना है आपको क्या होता है। प्रसन्न का प्रवाची शब्द ये देखिए आपके सामने सभी ऑप्शन में दे देता हूं। ठीक, तो प्रसन्न का प्रवाची शब्द बताना है क्या है इसमें से है। तो प्रसन्न का प्रवाची शब्द पुष्प होता है। ठीक, पुष्प, ये याद रखिएगा, फूल पुष्प। 7 आंसर हो जाएगा इसका, 7 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, विपरार्थक और आपको प्रवाची शब्द पूछता है कि यहाँ से देखिए विलोम या विपरार्थक शब्द। उत्तम का विलोम शब्द या विपरार्थक बोलिए, ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो उत्तम का विलोम या विपरार्थक शब्द जो होता है ये अधम होता है। क्या होता है? अधम होता है, ये याद रखिएगा। 8 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए ये सारा ऑप्शन कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त उपसर्ग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द, माफ कीजिएगा उपसर्ग नहीं शब्द होते हैं, उससे क्या कहा जाता है। तो संज्ञा एक प्रकार का नाम है, उसके अब जो स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे स्वरनाम बोला जाता है। ठीक, और संज्ञा स्वरनाम को जो विशेषता बताता है उसे विशेषण बोला जाता है। तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि अरब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आपको मुहावरा लोकीति आप सुने होंगे कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन है देखिए। तो समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है, समय के पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है, ये याद रखिएगा। 10 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लीज, यहाँ पर देखिए इंग्लिश है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है आपको। 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्लीज बी व्हेन यू क्रॉस दिस रोड। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपके सामने ऑप्शन देखिए। ठीक, चारों ऑप्शन मैं पहले दिखा देता हूँ, आप बताइए। तो यहाँ पर होगा प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस दिस रोड। ठीक, तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी केयरफुल हो जाएगा यहाँ पर, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ फेटर। फेटर का एंटोनेम्स क्या होगा? इसकी एंटोनेम्स होता है विपरार्थक शब्द। तो इसका बताना है क्या होगा। तो इसका होता है लेबर्ट, लेबर्ट हो जाएगा। लिबर्टी यहीं से बना है, लेबर्ट से। ठीक, ये याद रखिएगा, इसका विपरार्थक हो जाएगा। 12 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आप लगा ही लेंगे अच्छे से, अगर इंग्लिश थोड़ा भी बेसिक क्लियर होगा आपका तो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। यहाँ पर प्लेस है, कोई स्थान है जहाँ पर गवर्नमेंट या पब्लिक के जो रिकॉर्ड है रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे बोला जाता है आर्किव। आर्चिव बोला जाता है, जहाँ पर अब अर्काइव भी इसे बोला जाता है। ठीक, तो जैसे भी उच्चारण कीजिए अर्काइव। तो ये 13 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चेंज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है ये वाला को, ये देख सकते हैं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए दे देता है, नरेशन से भी क्वेश्चन दे देता है। द बॉयज किल्ड द स्नेक विथ स्टिक, ये बताइए इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। इसका होगा द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉयज विथ ए स्टिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बैड स्टूडेंट नेवर हार्ड। बैड स्टूडेंट नेवर हार्ड, बैड मीन्स बुरा होता है, तो आपको ये नेवर हार्ड क्या नहीं करते हैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ये वर्क नहीं करते हैं हार्ड कभी भी, बुरे स्टूडेंट जो होते हैं इसके पढ़ने में जो तब वो होते हैं चौपट। तो ये हो जाएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आपको देखिए सामान्य ज्ञान स्टार्ट होता है, 60 तक सामान्य ज्ञान चलेगा आपको, और उसके बाद साइंस और उसके बाद मैथ चलता है। ठीक, तो मैं इसलिए ऐसे कराता हूँ कि आपको पता भी चल जाए कि आप किस सेक्शन में कमजोर है और उस सेक्शन को आप मजबूत कर लें। ठीक, मिक्स क्वेश्चन, इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन आता है परीक्षा में आपको, लेकिन मैं इसे इसलिए कराता हूँ ऐसे कि आपको पता चले कि आप किस सेक्शन में कमजोर है और वहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं उसे कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस समय जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था वो कहाँ आपको हुआ करता था, तो ये हुआ था हम्पी। हम्पी अभी कर्नाटक में अवशेष मिला है हम्पी का, तो ये पूछ सकता है हम्पी कहाँ में, तो कर्नाटक में। तो ये याद रखिएगा, हम्पी हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का। ठीक, ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह में आपको जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था, और उन्हें वहाँ के महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखिएगा, ये हमारे प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, ये याद रखिएगा। ठीक, ये लोकमान्य तिलक किसे बोला जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी तो याद ही होगा, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, और 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए, गोखले को ये राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। इसमें से बताना है कि एक लोक नृत्य शैली नहीं है, कौन सी भारत की, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। देखिए, लोक नृत्य में और क्लासिकल डांस में आपको शास्त्रीय नृत्य में आपको संबंध आना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य पूरा ओवरऑल 8 है, जिसमें से कुचिपुड़ी है। ठीक, ये एक लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 18 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, आपको जैसे ये सब होता है, कथक हुआ, कथकली हुआ, आपको मणिपुरी हुआ, उड़ीसी हुआ, ये सब जो भी डांस है ये आपको क्लासिकल डांस के अंतर्गत भारत में आते हैं। ठीक, ये सब मैंने बताया कि कौन कौन राज्य में होते हैं, ऐसे वीडियो में छोटा से आपको दिया था और बोला था कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक, तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुचिपुड़ी कहाँ के डांस है ये पूछ सकता है, तो ये है आपको आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम और आपको कथकली जो है ये आपको केरल की डांस पड़ता है। कथक उत्तरी भारत या यूपी कह सकते हैं, और सबसे प्राचीन जो है क्लासिकल डांस में आपको आ जाता है भारतनाट्यम जो तमिलनाडु से रिलेटेड है। मणिपुरी तो मणिपुर से हो जाएगा, उड़ीसी उड़ीसा से हो जाएगा, सतरिया आपको असम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि जैद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। जैद अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ, ये आपको बताना है। जैद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है, तो ये है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म। ठीक, ये याद रखिएगा, पारसी धर्म जो है ना, ये लोग क्या किसको पूजा करते हैं, तो सूरज भगवान को। तो 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 21A निम्नलिखित में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इसमें किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है, आप देखिएगा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार संविधान के जो भाग जोड़ा गया है ये जो है भाग 3 है। ठीक, जो कि आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। 6 मौलिक अधिकार अभी है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आर्टिकल जो 300A में डाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो ये जोड़ा गया बाद में, जो आर्टिकल 21A है, और इसमें क्या जोड़ा गया, तो ये कौन सा अधिकार है, तो ये शिक्षा का अधिकार है। सूचना का अधिकार जो आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंतर्गत आया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार के सामग्री से किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किस प्रकार के सामग्री से किया गया है। देखिए, कभी कभी आने में लेक्चर लेट हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, अपलोड नहीं हो पाता है वीडियो, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार के सामग्री से किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो ये जो किया गया है ये किससे किया गया है, तो ये किया गया है आपको ग्रेनाइट से, ये याद रखिएगा, ग्रेनाइट से किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 देखिए कि तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाने वाली सामान्य भाषा क्या है। तमिलनाडु देखिए यहाँ पर एकदम पड़ता है ये, और श्रीलंका भी इसके नीचे ही पड़ता है, जो अलग देश है। इसमें ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको बताना है, तो ये बोली जाती है तमिल बोली जाती है, तमिल नहीं तमिल बोली जाती है। ठीक,
तमिलनाडु तमिल बोली जाती है श्रीलंका में भी, और जो श्रीलंका के नीचे वाला भाग है, जो यहाँ से ऊपर वाला, मान लीजिए नीचे नहीं ऊपर वाला भाग, और तमिलनाडु जो है यहाँ पर है, यहाँ पर बोला जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरूमध्य है, ठीक। एडम्स ब्रिज भी है, जिसे आदम की ब्रिज बोला जाता है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है, इनकी दरगाह जो स्थित है ये दिल्ली में है, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मैंने कल बताया था वो अजमेर में स्थित है। ये सब याद रखिएगा। अलीगढ़ में जो सर सैयद अहमद खां आपको एएमयू की स्थापना किए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय मिनट में कितना अंतर होगा? दो देशांतर कहते किसे हैं? आपको अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पता होना चाहिए। ये देशांतर है ना, इनके बीच में जो 1 डिग्री का अंतर होता है ना, ठीक, ये जो 1 डिग्री का अंतर होता है उस समय में कितने मिनट का होता है ये आपको बताना है। ये 4 मिनट का होता है। कितना? 4 मिनट का होता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 डिग्री। और जो हमारा देशांतर पार होता है, जो ये टाइमलाइन कहा जाता है, ये 82.5 डिग्री देशांतर है, जो कि 0 डिग्री जो है आपको ग्रीनविच जो यहाँ पर अब पार होता है, जो मेन आपको है, जो ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे है, और इलाहाबाद के नैनी से पार होता है ये 82.5 डिग्री, ये याद रखिएगा। ये भी एक देशांतर रेखा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? आपके सामने ऑप्शन ये है, ठीक। क्वेश्चन लगाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण जी से इंडिकेट किया जाता है, छोटा वाला जी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का कितना मजबूत है गुरुत्वाकर्षण, तो ये हो जाएगा 6। और वहीं पूछे कि कितना कम है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से, तो 1/6 हो जाएगा। बाई यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब जो है कि जी का वैल्यू जो है ये वेरी करता है अलग अलग जगह पर। जी जब वेरी करेगा तो mg जो होता है वो भार होता है, यहाँ पर जी लग जाता है, ठीक, भार में फॉर्मूला में जी। और ये जब जी वेरी करता है तो आपको भार भी वेरी करता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं वेरी करता है, ठीक। द्रव्यमान कभी नहीं वेरी करता है। द्रव्यमान का एम से इंडिकेट करते हैं छोटा वाला, वो कभी नहीं वेरी करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 mg का कोई है वस्तु, अगर वो चंद्रमा पर जाता है तो 1/6 हो जाएगा इसका, 1/6 कर लीजिए 100 का, वो हो जाएगा, ठीक। तो यह याद रखिएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 गुना ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पर पृथ्वी पर ज़्यादा शक्तिशाली है यहाँ का गुरुत्वाकर्षण, और वहीं चंद्रमा पर कम है, इसलिए चंद्रमा पर देखिएगा मोटे मोटे जैकेट पहनकर जाते हैं स्टूडेंट लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, ये आपको बताना है आखिर क्यों सूरज सदैव पूर्व में निकलता है। तो पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपको घूर्णन करती है, इसलिए हमको दिखाई देता है कि सूरज पूरब में निकलता है, ठीक। ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? जो मोहम्मद गौरी था, ठीक, इसके लिए दिल्ली का क्षेत्र खोलना, कौन से प्रमुख लड़ाई हुआ था वो दिल्ली के क्षेत्र खोल दिया था, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो ये जो लड़ाई हुआ था ये तराइन के द्वितीय युद्ध, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय थे, मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। लेकिन द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, जो कि आपको 1192 में द्वितीय हुआ था, और 1191 में पहला हुआ था, जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान पहला में जीत गए थे, और दूसरा में मोहम्मद यहाँ पर गौरी जीता था, और वहीं आपको दिल्ली का दरवाजा खोल दिया था, ठीक। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस ये 1857 की क्रांति पर आधारित है, और इसके जो लेखक हैं ये कौन से लेखक हैं ये आपको बताना है। तो ये है बी डी सावरकर, बी डी सावरकर है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछता है। केसरी नामक जो लिखे थे ये आपको बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है ये आपको बताना है, कि जैसे पूछ सकता है कि सतलज नदी पर जो बनाया गया है वो कौन सी बांध बनाया गया है, ठीक। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी, ठीक। वैसे ही आपको अलग अलग नदी पर बांध पूछ सकता है। तो ये थीन बांध वाला ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपको देखिए क्वेश्चन, थीन बांध किस नदी पर है? तो 29 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा रावी नदी पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि निम्नलिखित में किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अपने विजय के कारण बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र जीत चुके थे, यहाँ तक कि साउथ में भी क्षेत्र, ये मतलब दक्षिणी जो भारत है वहाँ पर भी जीते थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत से भी बाहर जीत गए थे। ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। ये याद रखिएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपको फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मोहन बागान का भी जो संबंध है ना, पश्चिम बंगाल के मोहन बागान, वो भी आपको फुटबॉल से ही संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो स्पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है ये पटियाला में स्थित है, पंजाब पटियाला। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन ज्वालामुखी एक्टिव जो आपको ज्वालामुखी है, भारत के कौन से आपको द्वीप में मिलेगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये यहाँ पर मिलता है, और ये कौन सी द्वीप है? तो यहाँ पर आप देखिएगा ये इसमें भी अंडमान द्वीप समूह में मिलता है। ठीक, किसमें? अंडमान द्वीप समूह में, ये याद रखिएगा। 33 का आंसर बी हो जाएगा। भारत में 2 द्वीपीय राज्य है केंद्र शासित, एक इधर लक्षद्वीप पड़ता है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंकोरवाट के मंदिर समूह किस देश में स्थित है? जो अंकोरवाट के मंदिर है ये सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट के मंदिर बोला जाता है, और ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में। बहुत से मंदिर है वहाँ पर, इसलिए ये बोला जाता है मंदिरों का बड़ी बड़ी समूह है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, म्यांमार का पुराना नाम जो है ना, म्यांमार वाला, ये आपको याद रखिएगा, बर्मा बोला जाता था, और यहीं पर रेंगून था। एक गाना था ना, मेरे पिया गए रेंगून वाला, तो यहीं पर था। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? जो रोवर्स खेल है, जो कप है विजेता टीम को दिया जाता है, ये किस खेल के लिए दिया जाता है? तो ये भी दिया जाता है फुटबॉल में। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए नौका वाला जो दौड़ है ना, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है भारत में? तो वो केरल में होता है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद के नाम पर शुरू किया गया है, और ये जो शुरू किया गया है ये अमेरिका में शुरू किया गया है। कहाँ पर? अमेरिका में। मुंगेर में भी आपको है विश्वविद्यालय, आपको है योग विद्यालय है, ये याद रखिएगा। मुंगेर बिहार में भी, और ये बाहर अमेरिका में शुरू किया गया है, ये सब याद रखिएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती? पिछले साल आपको 2020 में केन्या ने हराकर देश में जो यूएनएससी में अफ्रीकी, आपको कौन से अफ्रीकी देश को हराकर सीट जीती थी यूएनएससी में? तो ये यूएनएससी का अफ्रीकी सीट जीती थी, क्योंकि अलग अलग आपको सीट निर्धारित है। तो ये जिबूती को हराया था। किसको? जिबूती को हराया था। ठीक, जिबूती में चाइना का बेस भी है, ये भी याद रखिएगा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए यूएनएससी का जो अस्थायी सदस्य है, सुरक्षा परिषद जिसे बोला जाता है, उसके अस्थायी सदस्य में आपको 5 मिलेंगे, पूछ सकता है नाम। नाम याद रखिएगा, चाइना है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और अमेरिका है, जिनके पास वीटो शक्ति है। ठीक, बाकी 10 अस्थायी तौर पर भी सदस्य होते हैं, और उसी में से ये चुना गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि भारत के पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो हुआ था ये किस नदी पर हुआ था, ये आपको बताना है। ये हुआ था दामोदर नदी बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहली परियोजना है, ये याद रखिएगा। छोटा नागपुर पहाड़ से दामोदर निकलता है। 38 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई? दीदी वाहन सेवा आपको शुरू की गई थी, आपको जो कि कहाँ पर शुरू की गई थी ये पूछ रहा है, जहाँ पर आपको जनजातीय क्षेत्र में ये आपको सुलभ बनाने के लिए ये अच्छा से व्यवस्था हो। ये आपको मध्य प्रदेश में आप देखिएगा जनजाति सबसे ज़्यादा हैं। ठीक, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही आपको दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, और अगर परसेंट के हिसाब से पूछेगा तो ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ये इंडिया में हॉट स्पॉट भी है, इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, ये आपको बताना है इसमें से किसे कहा जाता है। तो ये समझ लीजिए, ये वाला जो पश्चिमी घाट है ना, इसे ही सह्याद्री बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पाल वंश प्रमुख वंश था। धर्मपाल का नाम आप सुने होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय या अलग अलग जो उपदान भी दिए थे आपको नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो पाल वंश आप नाम सुने होंगे, विक्रमशिला आपको विश्वविद्यालय, इनसे आपको धर्मपाल से रिलेटेड है। तो ये देखिए कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने आपको शासन किया था? तो ये इसके नीचे वाला ही आपको याद रखिएगा, सेन राजवंश ने। ठीक, सेन राजवंश ने, ये याद रखिएगा। 41 का आंसर ए हो जाएगा। पाल वंश का संबंध बंगाल से शासन से, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर गोपाल थे संस्थापक पाल वंश के, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के निम्नलिखित में कौन से अंग्रेजी समाजवादी दल के संबंधित नहीं है? कौन से अंग्रेजी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन से समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, ये आपको बताना है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये जो अंग्रेजों के राज में, तो ये कौन से थे? तो राम मोहन लोहिया तो समाजवादी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, आपको आचार्य नरेंद्र देव भी थे प्रमुख में, और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ये नहीं थे। ठीक, ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा इन्होंने ही दिया था। 42 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 43 है कि निम्नलिखित में किसे प्रकृति का सुरक्षा बल भी कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वल्व कहा जाता है, इसमें से किसे कहा जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है।
तो ये किसे कहा जाता है, जो ज्वालामुखी को कहा जाता है, ज्वालामुखी को, ठीक, ये याद रखिएगा। और ओजोन गैस, ये ओजोन लेयर जो पाए जाते हैं समताप मंडल में पाए जाते हैं, फार्मूला O3 होता है, ये याद रखिएगा। CFC का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक। रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको कि यहाँ पर दे रहा है 44 के काली तथा तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग पड़ता है, ठीक। ये बताना है कौन से हिमालय का प्रादेशिक भाग पड़ता है, काली और तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता नदी देखिएगा, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र हुआ था, काली और तीस्ता नदी के बीच में आप देखिएगा, ठीक। तो ये जो है ना, ये नेपाल आपको हिमालय पड़ता है। कौन सा हिमालय पड़ता है, नेपाल हिमालय पड़ता है, ठीक। ये याद रखें। काला पानी का विवाद भी नेपाल से ही संबंधित है, जो आपको काले पानी नदी के भी एक विवाद चलता है जमीन का। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 का आंसर बी हो जाएगा। और आपको पता है कि हिमालय जो है, हिमालय सबसे ज़्यादा जो ऊंची चोटी है 8848.86 अब हो गया इसके ऊंचाई मीटर में, ये नेपाल में ही पड़ता है। माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है, सागर माथा वहाँ पर बोला जाता है उसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोक नृत्य बोहाग बिहू, बोहाग बिहू जो है, यहाँ पर बिहू भी आप बोल सकते हैं, में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है बिहू डांस या लोक नृत्य जो बिहू है, ये आपको बताना है। तो ये है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय होता है, आप समझ गए, ये असम में है, ठीक। कहाँ पर है, असम में, ठीक। असम याद रखिएगा, इसकी राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी यहाँ पर उच्च न्यायालय है और उसका क्षेत्राधिकार बहुत से राज्यों में है, पूर्वी राज्यों में। तो सबसे बड़ा है क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। धन विधेयक के बारे में परिभाषा दिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक। ये आपको बताना है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको पता है कि ये जो दिया गया है, ये दिया है आर्टिकल 110 में दिया गया है, ठीक। और धन विधेयक के मामले में लोकसभा का सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान किया गया है और राज्य में विधानसभा का, राज्यसभा में धन विधेयक भेजा जाता है तो 14 दिन के अंदर उसे लौटाना पड़ता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है। तो भारत में विकसित होने वाला पहला जो आधुनिक उद्योग है ये कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो हो जाएगा, ये आपको लोहा और इस्पात उद्योग हो जाएगा, आधुनिक विकसित होने वाला जो पहला उद्योग हो जाएगा, ठीक। ये आपको 47 का आंसर ए हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूं कि नीचे टेलीग्राम का जो मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पर मैं क्वेश्चन कुछ डालते रहता हूँ, ठीक। तो वो सब देखते रहिएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छा मैं जीके डालते रहता हूँ। 1 लिनियर में भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा, पहले मैं बता देता हूँ, इससे बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। और उत्तरी जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, उसे कर्क रेखा बोला जाता है। और जो नीचे वाली है 23.5 डिग्री, उसे मकर रेखा बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है और ये कौन सी है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। तो ये जो आपको रेगिस्तान है, ये याद रखना है, कौन सी भूमध्य रेखा पर पड़ता है, झील है, रेगिस्तान नहीं है, झील पूछ रहा है। तो ये विक्टोरिया झील हो जाएगा, विक्टोरिया। और यहीं से नील नदी जो है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, निकलती है। तो 48 का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। जोग गरसुप्पा जलप्रपात जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बड़ा है। ये जो जलप्रपात स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी है। 49 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। धुआंधार जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, आपको किस नदी पर, तो वो पड़ेगा आपको नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है, जाकर अरब सागर में गिरती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक। तो धुआंधार जो हो जाएगा, ये आपको नर्मदा पर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि फैजी के दरबार में रहते थे, फैजी के दरबार में रहते थे, ठीक। फैजी किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। तो फैजी नौरत्न आपको याद किए होंगे अकबर के, तो यहाँ पर फैजी जो है अकबर के दरबार में रहते थे, अबू फजल फैजी, ये सब बिरबल। 50 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ से कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ने नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। जो आचार्य विनोबा भावे थे, ये आपको व्यक्तिगत आंदोलन शुरुआत किए थे, ठीक। ये आपको बताना है कि आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया गया था। तो ये जो शुरुआत किया गया था, ये इनका यहाँ पर आश्रम भी है, पौनार से स्टार्ट किया गया था, ये याद रखिएगा, पौनार से। तो ये आपको 51 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था। चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो चीन में जो बक्सर विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1900 में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है हमारे संविधान में। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक 3 बार लग चुका है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर आपको इसके हो जाएगा आर्टिकल 360 जो होता है ये आपको वित्तीय जो आपात लागू किया जाता है या कोई भी आपात वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में वर्णन है जो कि अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है, ठीक, ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। लेकिन आपको कौन लिख के सिफारिश करता है, तो ये कैबिनेट वाले जो मंत्रिमंडल है उनके सिफारिश पर अब इनको काम करना पड़ता है, ठीक। 53 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, बताइए। अब यहाँ पर बता दीजिए आप खुद ही, बहुत दिमाग से क्वेश्चन ये करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, ये आपको बताना है किस प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है, जहाँ पर आपको ज़्यादातर जंगल मिलते हैं। सालों भर वर्षा होगा तो वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको का विविधता में मिलते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरज के प्रकाश होता है, इसी के कारण आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, बारिश होता है। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये आपको बताना है। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। कौन सी, भूमध्य रेखीय। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। अभी मैंने बताया था ना कि इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके जो समीप में क्षेत्र पड़ता है, जो सूरज इस पर लंबवत रहता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, पेड़ होते काफ़ी ज़्यादा विविधता भी है, इसकी विविधता है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कोलोरू झील किस भारतीय राज्य में है। कोलोरू जो झील है ये किस भारतीय राज्य में, ये भी एक लेगून झील है। यहाँ पर ये जब देखिएगा तो ये यहाँ पर तमिलनाडु और आपको जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में, तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर लगाइएगा आंसर, ठीक, ज़्यादातर हिस्सा। तो यह 55 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और चिलिका जो है ये लेगून झील है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में किन से संबंधित है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, पूछता है कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ये किन से संबंधित है, किसके याद में ये मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है, ये हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है इन्हें, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको 56 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर फ्लाइंग सिख किसे बोला जाता है, तो मिल्खा सिंह को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हमें एनपीए का नाम सुनने को मिलता है, ठीक। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जब कोई भी आपको लोन लेते हैं और लोन चुकाने नहीं पाते हैं तो उन्हें क्या घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड। नॉन परफॉर्मिंग एसिड मींस कि उसका आपको कोई मतलब या ब्याज वाज कुछ भी मिल नहीं रहा है, ठीक। 57 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही एनपीए बार बार न्यूज में जो रहता है, तो 57 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, E बराबर MC स्क्वायर, इन्होंने ही फार्मूला दिया, फोटोन के सिद्धांत दिए थे, इसके कारण नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको, ठीक। जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो बोले थे कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों में फोटोन के रूप में टूट कर आता है। ये देखिए 58 के आंसर क्या होगा, ये आपके सामने है। 58 के आंसर क्या होगा बताना है आपको कि जो बजाते थे ये क्या बजाते थे, जो कि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ये वायलिन बजाते थे, क्या, वायलिन, ठीक। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। और बिहार में मतलब बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार जो है ये बंगाल से कब अलग हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए घोषणा तो आपको 22 मार्च 1912 को कर दिया गया था, लागू 1 अप्रैल 1912 से हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और उस समय बिहार और उड़ीसा सम्मिलित था जब अलग हुआ था 1912 में। फिर आपको 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, ठीक। फिर बिहार से 2000 में झारखंड भी अलग हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा, आपको हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। 59 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी। तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है जो कि बरौनी बेगूसराय में है, 1964 में स्थापित की गई थी। ये पूछ सकता है किसकी सहायता से स्थापित की गई थी, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो उस समय हमारा जो परम प्रिय मित्र था वो कौन था, USSR था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सोवियत संघ। और यहीं से मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी वाला भाग, ये हो जाएगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 61 है और यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है। आज इजी से मॉडरेट और कुछ हाई लेवल का साइंस का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन आराम से आपको लगाते चलना है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड जो होता है ना, गंदे उंदे पानी उनी के चलते ये सब टाइफाइड हो जाता है बीमारी। तो ये कौन सा होता है, तो इसे आंत प्रभावित होता है। कौन से आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से। 61 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करते हैं। डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और मैं ये क्वेश्चन बार बार आपको कराता हूँ। जाइलम देखिए, ज से जाइलम, ज से जल होता है, तो यहाँ पर किसके लिए पदार्थ का संवहन करता है ये आपको बताना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, तो जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है। किसका, जल का संवहन करता है। ये यहाँ पर आपको जल लगाना है और वहीं फ्लोएम दे देगा तो वो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, फ्लोएम, ठीक। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एपी कल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से वैज्ञानिक विधि है। तो एपी कल्चर में क्या होता है ये आपको बताना है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है और मधुमक्खी पालन करेंगे तो क्या निकलेगा, तो शहद निकलेगा। तो ये शहद निकलता है, ठीक। ये याद रखिएगा एपी कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वायरलेस संचार को संभव बनाने वाला वायुमंडलीय परत है। वायरलेस जो संचार होता है, या आपका जो मोबाइल यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं,
तो कौन से परत इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि तरंग को उधर से भेजता है, लौटाता है? तो ये जो आयन मंडल है ये आपको भूमिका निभाता है, आयन मंडल। ठीक, ये याद रखिएगा। 64 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, और क्षोभ मंडल में कोई भी आपको मौसमी घटना होती है। समताप मंडल में आपको ओजोन परत पाया जाता है। हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दशा जो पाई जाती है संतुलित पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 के आंसर इसमें से कौन सा सही है। देखिए सही मिलान कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए ये जो घेघा रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये याद रखिएगा। मधुमेह रोग की कमी से होता है, आपको ये देखिए इसमें से जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो होगा ये सही वाला आंसर हो जाएगा। सूखा रोग जो होता है यहाँ पर दिया है विटामिन ए, जो कि गलत है, डी हो जाएगा। यहाँ पर रतौंधी रोग किसके कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर देखिए आयोडीन दे दिया है, जो कि आयोडीन के नहीं, रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। ठीक, विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, आंख की बीमारी है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है ये आपको ये वाला है, मधुमेह जो होता है इंसुलिन के कारण, ठीक, कमी कारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपको बताना है पढ़कर सबसे पहले। तो प्रकाश संश्लेषण बताइए क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। प्रकाश जो ऊर्जा होता है ये रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 66 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 ये सामने आपका है कि उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी तथा दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो उस लवण का नाम बताना है जो कि मानव शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा हड्डी और आपको दांतों में ये सब पाए जाते हैं। हड्डी में ये कैल्शियम तो पाए ही जाते हैं और उसके साथ फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 67 के आंसर ए हो जाएगा। सबसे जो आपको काड़ा वाला भाग होता है शरीर का, सबसे मतलब कि वो एनामिल होता है, जो कि दांत के ऊपर वाला होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है कि विषाणु द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में बीमारी पैदा होती है। तो विषाणु द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी जो वायरस के कारण होता है, ये कौन सी बीमारी होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ये इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित, जो क्लोनिंग विधि होता है ना, क्लोन उसका निकाला जाता है, वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। क्लोनिंग किससे संबंधित है बताइए। तो ये है आपको जनन से, जनन विज्ञान से संबंधित है क्लोनिंग। ठीक, 69 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। जो कि कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन होगा तो आपके भी शरीर में जल्दी से ऊर्जा उत्पादन होगा। कोशिका को ऊर्जा गृह बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को आत्महत्या के थैली बोला जाता है, लाइसोसोम को प्रोटीन का घर बोला जाता है, आपको राइबोसोम को, यह सब याद रखिएगा। और ये जो तत्काल अगर ऊर्जा चाहिए तो आप क्रिकेट उर्केट खेलते होंगे तो उस समय हाथ पर आपको ग्लूकोज फांगने के लिए दिया जाता है, तो ये तत्काल ऊर्जा के लिए ही दिया जाता है। 70 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है कि किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता। ये आपको एक नियम भी है, उस नियम का भी आप नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा था कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है या कोई भी वस्तु अगर आपको गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। तो ये जो किया गया था ये न्यूटन ने कहा था, और न्यूटन के फर्स्ट नियम इसे कहा जाता है, और इसे जड़त्व के नियम भी बोला जाता है, इसे गैलीलियो के नियम भी बोला जाता है। ठीक, लेकिन इसे न्यूटन का नियम आप बोलिएगा। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट नियम में यही आता है। और थर्ड में जो आता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला जो आता है वो थर्ड में आता है। ठीक, आर्किमेडिस का जो है सिद्धांत ये आपको उत्प्लावनता से सिद्धांत है, उत्प्लावन जो है ये याद रखिएगा, जो कि आभासी कमी आता है अगर पानी में कोई भी वस्तु को ऐसे डाला जाता है तो आभासी कमी आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पीत कहाँ पर बनता है। पीत जो है ये कहाँ बनता है? डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। पीत जो बनता है ये कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है यकृत में। पीत कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है कि ग्लेवेनाइजेशन, जो ग्लेवेनाइज होता है, लोहा को ग्लेवेनाइज किया जाता है, उसको बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है या किसका परत चढ़ाया जाता है ग्लेवेनाइजेशन में, ये आपको बताना है। तो कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आपको ये सब नहीं लगे, आपको जंग उंग नहीं लगे, ग्लेवेनाइजेशन किया जाता है ये जिंक का परत चढ़ाकर किया जाता है। जिंक हो जाएगा इसका आंसर। 73 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे बोला जाता है ये बताइए। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, मदरबोर्ड, ये याद रखिएगा। 74 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसमें से बताना है कि कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा एक्स किरण, जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है कि वे सूक्ष्म कण जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपघटित कर देते हैं, इसलिए उसे अपघटक बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, उसे अपघटक बोला जाता है। ठीक, 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कंप्यूटर में उद्योग होने वाले आईसी चिप निम्नलिखित में से बनता है। जो आईसी चिप है
जो आपको चिप बनता है ना, आपको मोबाइल वाला भी चिप या आपको सोलर पैनल में भी ये लगता है, ये किसका बनता है? तो ये सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये याद रखिएगा। 77 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि एड्स नहीं फैलता है। एड्स किस कारण से नहीं फैलता है? आपको देखिए ये क्वेश्चन बताना है। HIV वायरस के कारण एड्स फैलता है। एड्स के टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर किसके कारण नहीं फैलता है? तो बातचीत करने और मरीज के को छूने से ये नहीं फैलता है। बाकी ये तीनों करने से आपको फैलता है। ठीक, जैसे कि दाढ़ी उड़ी बनाने आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जो ब्लेड है, अगर मान लीजिए किसी एड्स हुआ है किसी को और उसमें टच हुआ और आप में भी टच हुआ तो एड्स हो सकता है। ब्लड के जैसे ही टच होता है वो आपको एड्स हो जाता है। वैसे सिरिंज उरिंज जो दोबारा नहीं यूज किया जाता है, पहले बार में ही यूज कर फेंक दिया जाता है, या ब्लेड उलेड, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, या किसी के साथ आप संबंध बनाते हैं तो उसमें भी एड्स फैलने का पूरा चांस रहता है। 78 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। HIV वायरस के कारण एड्स होता है, एड्स जो है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ये मसालों की रानी कहा जाता है। जैसे फलों के राजा आम को कहा जाता है, सब्जियों के राजा आपको किसे बोला जाता है? आलू को बोला जाता है। वैसे मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 79 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। इलायची इलायची मसाला वसाला यहाँ पर केरल आप जानते ही हैं, इसमें आ गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस कैसे बनती है? CH4 मिशन है, जिसे मार्स गैस भी बोला जाता है। दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस मिलता है, या गोबर उबर में जो आपको एक जगह गोबर इकट्ठा भी हो जाता है तो मीथेन गैस ही मिलता है। तो मीथेन गैस जो आपको बनता है, ये आपको जो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ये आपको मीथेन गैस बनता है। ठीक, तो 80 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्यतः अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या है? हीरा आपको कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक, तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? दोनों आपको कार्बन का प्रूफ है, तो ये बताना है। तो हीरा जो होता है ये चतुष्फलकीय होता है, जबकि षटकोणीय होता है। आपको यहाँ पर षटकोणीय होता है और चतुष्फलकीय संरचना, षटकोणीय संरचना यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको 81 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो हीरा होता है कठोर होता है और ग्रेफाइट आपको मुलायम होता है। यही इसका ऑप्शन में देखिएगा आंसर होगा। हीरा चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ये भी याद रखिएगा। रेडियो वीडियो में जो आप देखते होंगे अंदर खोले होंगे तो रेडियो में आपको ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आपको स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आपको जो लिखते हैं आपको पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कि शुष्क सेल में जिंक किस सतह पर होती है? जो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है ये आपको बताना है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? शुष्क सेल में, तो प्राथमिक सेल शुष्क सेल में क्या होती है? तो ये आपको बताना है, ये होती है ऋणात्मक होती है। जिंक के सतह पर ऋणात्मक होती है। 82 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि विषाणु होते हैं, विषाणु जो वायरस होते हैं, यह बताना है कि आपको जीवित होते हैं, अजीवित होते हैं कि दोनों होते हैं, बताना है विषाणु। ठीक, तो विषाणु जो होते हैं दोनों होते हैं, जीवित भी होते हैं अजीवित भी होते हैं, ये याद रखिएगा। और अभी जो आपको जो ये कोरोना है ना, कोविड-19, वो विषाणु जनित रोग ही है जो चाइना से फैला है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 84 है कि जब दो समानांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। मान लीजिए कोई दो समानांतर दर्पण है, उसमें कोई वस्तु रख दी जाती है तो आप देखिएगा इसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। कितना बनता है? अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका अनंत। आपका अगर लंबाई मान लीजिए कि आप 5 फीट के हैं, अगर आप पूरा अपना देखना चाहते हैं शीशे में चेहरा, तो आपको जो शीशा लाना पड़ेगा वो मिनिमम 2.5 फीट का लाना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण बताइए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाने का कारण ही है क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि B12 जो कोबाल्ट उसमें पाया जाता है, साइनोकोबालिन नाम है विटामिन B12 का। वैसे कोबाल्ट जो 60 है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आखिर ये क्या उत्सर्जित करता है जो कि विकिरणीय चिकित्सा में यूज होता है? तो ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। किसका? गामा किरण, कोबाल्ट 60, ये याद रखिएगा, जो कि विकिरणीय चिकित्सा में आपको उपयुक्त होता है। 86 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी, जिसे एसआई पद्धति भी बोला जाता है, ये कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था। बस एक मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको 1971 में लागू की गई थी, क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश भी बना था आपको। 87 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक जो रक्त ग्रुप पाया जाता है ये कौन से पाया जाता है, ये आपको बताना है। ये जो है ये B+ जो ग्रुप मिलता है सबसे अधिक मिलता है। सबसे कम में तो आप O होता है नेगेटिव, वो जानते ही आप। और O को क्या बोला जाता है? ये स्वरदाता बोला जाता है। ये किसी को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ये ब्लड दे सकता है। और AB को स्वरगाही बोला जाता है। ठीक, ये याद रख, किसी से ब्लड ये ले सकता है।
क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहेगी यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लीजिए और मैं फिर दोनों का बताता हूं। तो किसी वस्तु का वेग में इसकी वेलोसिटी उसका दुगुना कर दिया जा रहा है, 2v कर दिया जा रहा है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग यहाँ पर देखिए दुगुना हो जाएगा, क्योंकि एम भी फॉर्मूला होता है संवेग का, तो भी यहाँ पर दुगुना होगा, तो ये आपको संवेग भी दुगुना, ये बात सही है। फिर यहाँ पर गतिज ऊर्जा 4 गुना दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² v²। तो यहाँ पर देखिए ये 2v हो जा रहा है, तो 2v का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 आपको v² हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाती है, ये भी सही है, तो ये दोनों हो जाएगा सही। ठीक, 89 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम आपको, ये देखिए जो जो बल लगता है ना, ये अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में इस बार पूछा हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अलग अलग 2 वस्तुओं पर लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया की दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये आपको कौन से नियम कहलाता है। न्यूटन का। एक थप्पड़ आप मारो तो एक थप्पड़ मैं भी मारूंगा, ये क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। ये जो होता है ये न्यूटन के तृतीय नियम कहलाता है। न्यूटन जो है ये आपको न्यूटन, ये जो है आपको बल के भी मात्रक है, इन्हीं के सम्मान में बल के जो मात्रक रखा गया न्यूटन रखा गया है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ये आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बस देखिए और आराम से लगा लीजिए, क्योंकि मैथ का कुछ मैं आपको इजी से मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाद में हाई भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन इजी से पहले मॉडरेट लेवल तक चलते हैं। देखिए 10 8 है, 10 41 है, 10 60 है, 10 49 है और 10 आपको 83 है, ये सभी इंटू में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 8 और को कॉट में बदल दीजिएगा तो ये आपको 1 हो जाएगा। इसको बदल दीजिएगा, एक को कोट में बदल दीजिए तो 1, क्योंकि 10 इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर बच जाएगा क्या 1060 का मान 1/√3 होता है। ठीक, 91 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। क्रमागत संख्याएं पहले लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको ही बनाना है। यदि अगली 2 संख्याएं मिली जाए, अगली 2 संख्याएं मिली जाए तो औसत में क्या होगा। अगली 2 संख्याएं भी मिला लिया जाए तो औसत में परिवर्तन क्या होगा, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको क्या हो जाएगा, 1 का वृद्धि हो जाएगा, माफ कीजिएगा मैं आपको आंसर भी दिखा दिया, 1 का वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइएगा, मैं बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो लगातार आपको क्रमागत संख्या लिखिएगा उसमें अगला भी 2 लिखकर और उससे जोड़ दीजिएगा तो 7 संख्या हो जाएगा, और फिर जोड़कर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो x+1 आएगा, x मान कर लिखिएगा क्योंकि क्रमागत संख्या बोल रहा है x माना है, तो x+1 आएगा, में इसकी 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, 92 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये आपको बताना है, बनाकर बताइए क्या होगा इसके आंसर। x⁴ है प्लस x² है प्लस 25 है, और ये बताइए कि इसमें कौन सा सही सटीक होगा। ठीक, तो ये वीडियो रोक कर आपको बनाना है, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, 93 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये आपको ऐसे बना हुआ है, वीडियो रोक कर देख लीजिए, ये आपको आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। ठीक, पहला नंबर याद रखिएगा, ये आपको ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करिएगा 25 × 100 ऊपर हो गया, नीचे में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा और रेट आ जाएगा। तो 5% रेट है लेकिन टाइम महीना में दिया है, तो इसको भाग कर दीजिए 12 में, इसमें से 12 से भाग कर दीजिए तो 3 बाई आपको आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 कटाइएगा तो यहाँ पर आपको कटकुट कर आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 कीजिएगा तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर कटकुट कर जो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर ये आपको निकल कर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो निकल कर यहाँ पर कटा दीजिए, कटाइए यहाँ से 5 से 50 25 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ये आपको 100 है तो ये 500 हो जाएगा, और 500 चौके क्या हो जाता है 2000 हो जाता है, तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। ठीक, 94 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बना लिए हैं, यहाँ पर आपको रोक दिए हैं वीडियो, देख लीजिएगा रोक कर, अगर रोक कर देखना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि यहाँ पर 72 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो उसी काम को 32 दिनों में करने के लिए कितने मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको फार्मूला वाला है, M1 आपको W1 ये सब जो आपको आता है क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड, ये बनाइए आपको। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई 72 मजदूर है, काम एक ही है। ठीक, तो किसी काम को आपको 24 दिन में करता है, वही काम को करता है, देखिए उसी काम को यहाँ पर दिया है तो नीचे काम आता है ना, तो नीचे कुछ नहीं क्योंकि उसी काम को दे रहा है सेम 32 दिन में करता है, तो कितने आदमी चाहिए तो एक मान लीजिए, यहाँ से यहाँ पर कटा दीजिए, यहाँ पर कटाइएगा तो कैसे कटाइएगा, ये 8 चौके यहाँ पर 8 दूनी 16 8 की 24 और चौके 32 हो जाएगा, 8 की 24 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर और ये 4 से यहाँ पर कटा दीजिए इसको, तो ये काटम कुटम कीजिएगा तो यहाँ पर 54 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 54 निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये आपको बना लेना है, आराम से बन जाएगा, ये काटकुट कर तो यहाँ पर 54 निकल कर आंसर आ जाएगा बी। नीचे बनाया हूँ देख लीजिए, ऐसे बहुत बेसिक है, आराम से निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि एक गाड़ी पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, यदि गाड़ी का चालक 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गाड़ी की लंबाई क्या है। इसका चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी गाड़ी की लंबाई बताना है। ठीक, पहले नंबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको क्या बताना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर 48 × 5/18 करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर बदलिएगा और फिर ये बदल कर आपको जो टोटल यहाँ पर बदल लीजिएगा ऐसे, और ऊपर जो दिया हुआ है कितना,
तो यहाँ पर ये जो इसको बदल कर यहाँ पर आपको 12 सेकंड से यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेकंड, ठीक, यहाँ पर 12 सेकंड दिया हुआ है। और ये आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक्स मान लेना है, एक्स का वैल्यू निकाल देना है क्योंकि ये पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये आपको आराम से बन जाना चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा 160, 160 आंसर आएगा। बनाइएगा ये, इसको पहले बदल लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका परिधि 88 सेमी है। वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो वृत्त के व्यास में पूछेगा तो पाई डी हो जाएगा, और यहाँ पर 88 दिया है, तो यहाँ पर देखिए डी पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। यहाँ पर 7 22/7 तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा। 22 चौके आपको क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 2πr होता है ये आपको परिधि बराबर फॉर्मूला। यहाँ पर क्या दे रहा है कि व्यास के टर्म में निकालना है, तो इसको भी कर सकते हैं आपको। 2r बराबर क्या होता है, डी होता है, मीन्स की आपको डबल त्रिज्या होता है एक व्यास के बराबर। तो ऐसे भी 97 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि यदि किसी धन राशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.40 है तो उस धन का राशि क्या होगा, ठीक। ये आपको क्वेश्चन को बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। यदि किसी धन पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो 6.40 दिया हुआ है तो धनराशि क्या होगा, ये आपको बताना है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ये धनराशि जो हो जाएगा ये आपको आ जाएगा 16,000 निकलकर। ये आप क्वेश्चन बनाइए, 98 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग 42 तथा गुणनफल 360 है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का जो आपको योग दे रहा है, तो योग मान लीजिए, दो संख्या के योग आपको x + y भी मान सकते हैं, ये दिया है 42, या x बराबर आपको ऐसे भी मानकर क्वेश्चन बना सकते हैं। उनका गुणनफल दिया है 360, तो उनका अंतर पूछ रहा है क्या होगा, ये बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, आपको ऑप्शन से भी बन जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर जो हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बनाइएगा, 99 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो अगला पद होगा वो आपको बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर ये अगला पद क्या होगा, ये बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया है, 2 का गैप किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर आगे 5 का गैप कर दिया है, और वो दोनों जोड़कर यहाँ पर आगे क्या कर दिया है, 7 का गैप कर दिया है। फिर इसे जोड़कर 5 7 जोड़कर 12 का गैप कर दिया है। तो 12 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19 का, और 19 इसमें 31 को जोड़िएगा, 19 में 31 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर आकर निकल जाएगा 50। तो 50 अगला हो जाएगा यहाँ पर 50। 100 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए कैसे बना, तो बस ये देख लीजिएगा, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा लीजिएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इससे पहले 3 टेस्ट मैं करा चुका हूँ, उसका लिंक नीचे दे दूंगा। 9:30 बजे के करीब टेस्ट अपलोड होता है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।